सपने वो नहीं होते जो रात में आपके सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। टीसीएस एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे मैं हूं गौरव त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में यूनिट 9 मैन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। कभी हमने सुना है या सुनते हैं या महसूस किया है कि दिल्ली में भूकंप आया, भूकंप के झटके आए, हमने महसूस किया कि असम में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। हमने ये भी देखा कि अमेरिका में सूखे से बहुत सी फसल खराब हो गई है। हमने ये भी सुना है कि भूस्खलन में अमरनाथ यात्रियों का रास्ता रुका हुआ है। हमने ये भी सुना है कि भारतीय सेना के जवान एवलांच में शहीद हो गए। आज का हमारा टॉपिक इन्हीं सब घटनाओं, दुर्घटनाओं से संबंधित है, जिसका नाम है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। क्लियर होगा ये टॉपिक? टॉपिक है प्राकृतिक जोखिम तथा आपदाएं, प्राकृतिक जोखिम तथा आपदाएं मीन्स नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर, इसके आगे एक पॉइंट और है, न्यूनीकरण की यानी मिटिगेशन की हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक, दो वर्ड इसमें है। एक तो नेचुरल यानी हमें उन्हीं विपदाओं और जोखिमों को पढ़ना है जो प्रकृति प्रदत्त हो, यानी जिनका संबंध क्या हो, जिनका संबंध प्राकृतिक हो। दूसरा, दो वर्ड यहां पे इस्तेमाल हुआ है, एक हैजार्ड्स और दूसरा डिजास्टर। हैजार्ड्स और डिजास्टर में क्या फर्क होता है सोचिए। देखिए, जो हैजार्ड होता है ना, वो एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। हैजार्ड क्या है? एक सिचुएशन है, एक सोर्स है। सिचुएशन है और सोर्स है। क्या मतलब है? ये सिचुएशन है और सोर्स है, ठीक। और ये जो डिजास्टर है, जब ये सिचुएशन और सोर्स वल्नरेबल यानी कि लोगों पर अपना प्रकोप दिखाती है, यानी ये सिचुएशन और उससे प्रभावित लोग जब एक इंपैक्ट बन जाता है तो उसे हम डिजास्टर कहते हैं, यानी उसे हम आपदाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लें कि जब हम पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी, तो ये क्या है? ये डिजास्टर, ये हैजार्ड है। एक सिचुएशन है, एक सोर्स है। लेकिन जब इस ज्वालामुखी का प्रभाव किसी सिटी पे होता है, तब ये टर्न हो जाती है किसमें? डिजास्टर में। और इसी डिजास्टर को हम क्या कहते हैं? मैनेज करते हैं। इसी डिजास्टर को क्या कहते हैं? मैनेज करते हैं। तब यही हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। तो बात समझ में आई? हैजार्ड क्या है? वो सिचुएशन है, वो सोर्स है। और डिजास्टर क्या है? वो प्रभाव है। राइट, शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए एक इंडिकेशन आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, वो है नेचुरल। लेकिन अब इस नेचुरल डिजास्टर और हैजार्ड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये कोई डिवीजन यूनिवर्सल नहीं है, ये डिवीजन सिर्फ अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए है, जिसे मैं करना चाह रहा हूं या जिसे मैं करूंगा। और आप भी इसे समझने में बहुत
ये आपके समझने में इस चैप्टर को बहुत आसानी होगी जब हम ऐसा डिवीजन करेंगे। पहला, प्राकृतिक हैजार्ड्स में हम एक पहली बार लिखेंगे इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एक मिनट, सॉरी, इंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। इंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, इसको हमने दो पार्ट में डिवीजन इसका इसलिए किया है क्योंकि एक पहले में हम पढ़ेंगे उन सारे प्रभावों के कारण उत्पन्न होने वाले हैजार्ड्स को जिसमें इंडोजेनेटिक फोर्स प्रोसेस हो रहे हैं। मतलब इंडोजेनेटिक का मतलब होता है, एक उदाहरण देखते हैं, ये है क्रस्ट पृथ्वी का आपका ऊपरी सरफेस जिस पे हम हैं, इसके क्रस्ट के नीचे जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम इंडोजेनेटिक प्रोसेस, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तक जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो इंडोजेनेटिक प्रोसेस मतलब ऐसे डिजास्टर जो धरातल के पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे के कार्य प्रकोपों से या नीचे के प्रोसेस से, नीचे के प्रक्रमों से होते हैं, उन्हें इंडोजेनेटिक। एग्जांपल में क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, यानी भूकंप। इसमें हम पढ़ेंगे तो सुनामी। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्केनो। तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या? पहला हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, दूसरा हम पढ़ेंगे वॉल्केनो, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है तो सुनामी यानी सुनामी। ठीक, वॉल्केनो, तो सुनामी और अर्थक्वेक, ये क्या है? इंडोजेनेटिक प्रोसेस। इसका कहां से कार्यक्रम होता है? धरातल के नीचे के होने वाली हलचलों से, धरातल के नीचे के होने वाली प्रभावों से। उसके बाद हम जब आएंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में, तब हम क्या पढ़ेंगे? हम उन प्रभावों को पढ़ेंगे जो बाहर होते हैं, जैसे चक्रवात यानी साइक्लोन, जैसे भूस्खलन लैंडस्लाइड, जैसे हिमस्खलन, हिम के बड़े भाग पर पिघल के गिरना। उसके बाद बाढ़ और सूखा। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये दोनों ही पार्ट यानी अर्थक्वेक तो सुनामी, वॉल्केनो का इंडोजेनेटिक प्रोसेस धरातल के नीचे, और धरातल के ऊपर होने वाले ये सभी जोखिम यानी सभी हैजार्ड्स को हमारा जो पढ़ने का डायमेंशन होगा, वो पढ़ने का जो डायमेंशन होगा वो 2 होगा। पढ़ने का डायमेंशन 2 कौन सा? एक, इसके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। दूसरा, इसको इंडिया के स्पेशल, भारत के विशेष संदर्भ में यानी इंडिया के स्पेशल रेफरेंस से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंडिया के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम अर्थक्वेक को पढ़ेंगे, हम सुनामी को पढ़ेंगे, हम वोल्केनो को पढ़ेंगे, ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस के लिए, और एक्सोजेनेटिक के लिए हम चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और सूखा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद हम आज जो पहला
डिजास्टर शुरू करेंगे, इंडोजेनेटिक से शुरू करेंगे। इंडोजेनेटिक में अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वेरी गुड। भूकंप क्या है? कभी सोचा है आपने? महसूस तो किया ही होगा 2015 में 24 अप्रैल दोपहर के समय नेपाल में आया हुआ भूकंप, तो निश्चित तौर से आप महसूस कर ही चुके होंगे, वरना बहुत वर्षों तक, लगभग 50 से ज्यादा वर्ष हो गए जब ऐसे किसी बड़े भूकंप की आहट भारत ने झेली हो। लेकिन यहां पर अब वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक ये कहने लगे थे कि बहुत वर्षों से कोई भूकंप या भूकंप का बड़ा झटका नहीं आया है, तो बहुत सारी ऊर्जा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में इकट्ठी हो रही होगी, और ये नेपाल उसी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जो मर्ज एरिया है, जहां पे भारतीय प्लेट सबडक्ट होती है, छेपित होती है यूरेशियन प्लेट के नीचे, वहीं पर स्थित है, तो उसे नुकसान होना पड़ा। खैर, पहले हम देखते हैं अर्थक्वेक। क्या है अर्थक्वेक? बहुत समझना आसान है। एक लाइन में कहें तो अर्थ का क्वेक यानी पृथ्वी का कंपन। ठीक है, ये एक सामान्य सी परिभाषा हुई कि पृथ्वी का कंपन यानी अर्थक्वेक एक। लेकिन भूकंप है क्या? अगर एक शब्द में कहें, आपसे किसी ने पूछा कि भूकंप क्या है, तो आप कहेंगे भूकंप एक एनर्जी है। भूकंप क्या है? ऊर्जा है, और ये ऊर्जा ही पृथ्वी पे कंपन का कारण बनती है। यानी भूकंप एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा पृथ्वी के नीचे से विभिन्न कारणों के कारण यानी विभिन्न कारकों के कारण जन्म लेती है और पृथ्वी के ऊपर कंपन का कारण बनती है। ठीक, तो अर्थक्वेक को एक फिगर के माध्यम से हम समझेंगे, और उस फिगर को आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा। फिगर पूरा समझेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ठीक है, क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम मेंटल कहते हैं। ठीक, या इसको इतना उलझिए मत। ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, उसके नीचे का हिस्सा मेंटल। देखिए, भूपर्पटी ये वही हिस्सा है जहां हम अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं। इस धरातल के नीचे विभिन्न कारणों के कारण, अभी कारक भी हम देखेंगे कि विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, लेकिन अभी हम एक फिगर से समझ रहे हैं कि इस क्रस्ट के नीचे विभिन्न गहराइयों पे 10, 20, 15, 1, 2, 3, 4 कितनी भी गहराई पर अगर कोई अर्थक्वेक कहीं पर ऊर्जा रिलीज होती है, कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां से क्या होगी? ऊर्जा निकलेगी। कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां से ऊर्जा निकलेगी। तो जहां से ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं हम भूकंप मूल। ठीक, यानी फोकस। और ये ऊर्जा ठीक ऊपर जिस प्लेस पर, ठीक 90 डिग्री ऊपर जिस प्लेस पर सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, यानी एक जगह ऐसी आएगी जहां ये ऊर्जा सबसे पहले रिकॉर्ड की जाएगी, सबसे पहले, उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र, यानी इपीसेंटर। तो इपीसेंटर हो गया और फोकस हो गया। जहां से पहले ऊर्जा निकल रही है दैट इज कॉल्ड फोकस यानी एपिसेंटर, और जहां सबसे पहले पहुंच रही है उसे क्या कहते हैं हम, जहां से निकल रही है उसे भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं, और जहां सबसे पहले पहुंच रही है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ठीक, ये जो क्रियाकलाप है ये विभिन्न गहराइयों पर हो सकता है। जितनी ही ज्यादा गहराई पर भूकंप मूल होगा, यानी जितनी ज्यादा गहराई पर भूकंप होगा उतना ही उसका प्रभाव
कम हो जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि भूकंप की ये जो स्थिति है, ऊर्जा जो है वो किस में निकलती है, वो तरंगों के रूप में निकलती है। यानी जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में निकलती है, तरंगों के रूप में, यानी वेव्स के फॉर्म में निकलती है। और ये वेव्स तीन तरह की, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक, पी से प्राइमरी वेव्स, एस से सेकेंडरी और एल से सरफेस वेव्स होता है। ठीक, यानी सबसे पहली बार निकलेंगी जो तरंगे वो पी वेव्स होंगी, यानी सबसे तेज, प्रश्न आया, सबसे तीव्र होंगी और तीनों माध्यम में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, तीनों माध्यम से होके गुजर सकती हैं पी वेव्स। ठीक, खास बात इनकी पी वेव्स की होती है कि ये वेव्स जितनी ही हार्ड, जितनी ही सख्त, जितनी ही मतलब जिस तरह का धरातल होगा, अगर सख्त धरातल होगा तो ये इनकी रफ्तार बढ़ जाएगी, अगर कमजोर धरातल होगा तो इनकी जो रफ्तार है वो कमजोर हो जाएगी। तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स यानी सरफेस वेव्स, धरातलीय वेव, सबसे पहले धरातल पे पहुंचेंगी पी वेव्स, उसके बाद जो पहुंचने वाली वेव्स हैं वो सेकेंडरी वेव हैं, उसके बाद ये वेव पहुंचेंगी। सेकेंडरी वेव की एक बड़ी खास बात होती है कि ये किसी भी लिक्विड एरिया से, किसी भी तरल पदार्थ से होकर के नहीं जा सकती है। ठीक, यानी जब भूकंप आएगा तो पहले पी वेव्स आएंगी, फिर एस वेव्स आएंगी और उसके बाद कौन सी वेव्स आएंगी, उसके बाद आएंगी एल वेव्स। पूरे धरातल का, पूरे अंदर के भाग का चक्कर लगाते हुए पहुंचेंगे कहां पे, इस ऊपरी भाग पर पहुंचेंगी, यानी यहां पर। तो सबसे लास्ट में पहुंचेंगी, सबसे अधिक दूरी इन्हीं को तय करने पड़ती है, दैट्स वाई। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिजास्टर्स इफेक्ट है वो इन्हीं का है, क्योंकि इनका ज्यादातर जो एरिया, ये चलती कहां पर है, ये ऊपरी भाग पर, यानी जहां हम रहते हैं वहां पर चलती हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मारक प्रभाव है वो एल वेव्स का है। बाकी स्थितियां उल्टी हैं, पी वेव सबसे पहले पहुंचेगी, सबसे तेज रफ्तार, उसके बाद रफ्तार एस वेव्स की, फिर रफ्तार एल वेव्स की। पी, एस और एल वेव्स। पी, एस और एल वेव, इसका मतलब क्या, जब भूकंप आए तो आप ये समझ जाइए कि अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली तरंगे हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको, इसलिए आप आराम से आया करिए। ठीक, पी वेव्स ध्वनि की तरंगों के समान पहुंचती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। जो पी वेव्स हैं वो ध्वनि की तरंगों के साथ, यानी अनुदैर्घ्य तरंगों की होती हैं। एस वेव्स जो प्रकाश की तरंगों की रफ्तार से आती हैं और अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। और एल वेव्स लास्ट में आती हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस पूरी भूकंपीय प्रक्रिया को हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। किस पे, रिक्टर स्केल। मार्केली स्केल भी है, लेकिन ज्यादा प्रयोग रिक्टर स्केल का ही किया जाता है। रिक्टर स्केल पे एक पैमाना होता है। मार्केली स्केल की बात करें, मार्केली स्केल की बात करें तो इस पे 1 से 12 यूनिट होती है, और अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो इस पे 1 to 10 यूनिट होती है। 1 2 3 4 8 9 10। रिक्टर पैमाने पे अगर 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाए, मतलब जो 4 यूनिट पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी उससे 10 टाइम प्लस इंटेंसिटी 5 की होगी, और 5 से 10 टाइम प्लस यानी 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी 6 की होगी, और उससे 10 टाइम ज्यादा किसकी होगी, 7 की होगी। लेकिन अगर 4 और 6 के बीच की बात की जाए कि अगर 4 पे जो भूकंप आया है उससे 6 के बीच के भूकंप की इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या है, तो 4 और 5 के बीच में 10 टाइम और 5 और 6 के बीच में मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम इक्वल टू 100 टाइम। एक और होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 देन 1000 टाइम। बात समझ में आई। दूसरी बात, हर एक अगला अंक
पिछले अंक की अपेक्षा 32 टाइम यानी 32 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। यानी अगर 4 तीव्रता का कोई भूकंप है तो जितनी ऊर्जा उसने एमिट की है, जितनी ऊर्जा उसने निकाली है, 5 तीव्रता का भूकंप उस 4 तीव्रता के भूकंप से 32 गुना ज्यादा ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा होती है वो लगभग 6 ऑन्स TNT, विस्फोटक है TNT, 6 ऑन्स TNT के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 3 लाइन है इसमें। पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन है कि रिक्टर स्केल में क्वेश्चन पूछता है कितना पैमाना है, तो 1 से लेकर के 10 यूनिट तक होता है, मार्केली में 1 to 12। रिक्टर स्केल पे हर एक यूनिट से पिछली यूनिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, या पिछली यूनिट पे जितनी इंटेंसिटी का, जितने एम्पलीट्यूड का भूकंप आता है, उससे ज्यादा, उससे 10 गुना ज्यादा एम्पलीट्यूड का जो भूकंप आता है वो किस पे आएगा? वो ठीक अगली यूनिट पे आएगा। और दोनों यूनिट के बीच का डिफरेंस 10 गुना है, उससे 2 यूनिट ज्यादा हो जाएगी। 4 से 6 हो गया तो 100 गुना, और 4 to 7 हो गया तो 1000 टाइम। फिर ये ऊर्जा 2 अंकों के बीच 32 गुना होती है और 6 ऑन्स TNT के बराबर होती है। भूकंप की जो जिसको जहां पे तीव्रता मापी जाती है उसे सिस्मोमीटर कहते हैं। रिक्टर स्केल की जो इसको बनाया था वो 1935 में रिक्टर ने बनाया था, रिक्टर महोदय ने बनाया था। 1953 में चार्ल्स एफ रिक्टर 1953 में 1953 में बनाया था, 1935 में नहीं। तो 1953 में रिक्टर महोदय ने इस रिक्टर स्केल को बनाया, जो आज भूकंप की तीव्रता का एक स्केल है, इसी पे मापी जाती है। तो हमने देखा कि भूकंप मूल क्या है, हमने देखा अधिकेंद्र एपिसेंटर का है। अधिकेंद्र ठीक एपिसेंटर, जो अधिकेंद्र एपिसेंटर होता है वो फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री, यानी सबसे पहले अगर भूकंपीय ऊर्जा वाली तरंगे कहीं पर पहुंचती हैं तो वो अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यही होने की संभावना होती है। फिर हमने देखा कि ये जो ऊर्जा आती है वो 3 तरंगों के माध्यम से आती है, P, S और L। P वेव जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। P वेव जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। P वेव सबसे पहले पहुंचती हैं ठोस, द्रव, गैस, किसी भी माध्यम से चल सकती हैं। S वेव्स जो P वेव्स के बाद पहुंचती हैं, लिक्विड फॉर्मेशन से नहीं होकर गुजरती हैं, प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं, अनुप्रस्थ टाइप की होती हैं। ठीक। फिर लास्ट में पहुंचती है L वेव, जिसे सरफेस वेव कहते हैं, सबसे लास्ट में पहुंचती है। लेकिन इसका ज्यादातर जो एरिया कवर करती है वो सरफेस पे करती है, इसीलिए इसकी मारक क्षमता, डिजास्टर्स इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि इस अर्थक्वेक के आने के क्या कारण हैं, क्यों आता है, कॉज, कारण। यहां मैं मिटाता हूं और कारण लिखता हूं। जरा आप सोचिए कि अर्थक्वेक क्यों आता है, क्या कारण है। मैंने अभी बताया कि अर्थक्वेक, देखिए लिखा हुआ है, अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो अगर अर्थक्वेक एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, तो इस ऊर्जा के निकलने के क्या कारण है? इस ऊर्जा के निकलने के कुछ तो कारण हो गए। इस ऊर्जा के निकलने के कारण आप एक एक करके नोट कर लें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप आने के क्या कारण है। पहला और इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी का विस्फोट यानी इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन, पहला इंपॉर्टेंट कारक है। दूसरा, धरातल के
नीचे गैसों का फैलाव, स्प्रेड ऑफ गैसेस अंडर द सरफेस। धरातल के नीचे गैसेस होती हैं और वो गैसेस काफी तीव्रता से निकलती हैं, और जब बहुत तीव्रता से निकलती हैं तो भूकंप पे कंपन पैदा कर देती हैं। तीसरा, भ्रंश यानी फॉल्ट। चौथा, मोड़ यानी फोल्ड। तो फोल्ड एंड फॉल्ट। पांचवा, उत्संवलन और अवसंवलन यानी अप रैप्स और डाउन रैप्स। ज्वालामुखी विस्फोट, धरातल के नीचे गैसों का फैलाव, भ्रंश, मोड़, उत्संवलन, अवसंवलन। इसके अलावा मानव द्वारा यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड विस्फोट, मानव द्वारा विस्फोट यानी मानव ने अगर कोई विस्फोट किया है, कोई एक्सप्लोजन किया है, तो उसके कारण भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है धरातल में, भूकंप के कारण है। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे जो मानव निर्मित कृत्रिम झीलें होती हैं, यानी रिजर्वायर जो होता है, कौन सा झीलें, कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें समझते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो कृत्रिम झीलें ऐसी झीलें जो बांधों के पीछे बनाई जाती हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ सागर। तो इसके अलावा हीराकुंड है, और भी जितने भी आपको नाम याद आते हैं, वो सभी जो कृत्रिम बांधों या बांधों के, कृत्रिम बांधों के पीछे एक जल संचायक के रूप में, रिजर्वायर के रूप में बनाई जाती है। ठीक है। इसका कृत्रिम झीलों का दबाव कह सकते हैं, ये पूरा वाक्य हुआ। ये सब वो कारक हैं जो भूकंप के उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम ये देखते हैं कि भूकंप विषय से नोट कर लीजिए इसको। पहला, ज्वालामुखी का विस्फोट। चलिए एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। ज्वालामुखी का विस्फोट क्या है? मान लिया किसी क्षेत्र में धरातल के नीचे से मैग्मा, गैस, धूल, टफ, बम, ब्रेसिया, लैपली, ये सब तीव्र मात्रा में निकलते हैं। तो जब विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं तो उनसे क्या होता है, कंपन आ जाता है, ज्वालामुखी स्फोट। धरातल के नीचे गैसों का विस्तार, जब कभी चट्टानों का खिसकना होता है, मूवमेंट होता है, तो ऐसे में चट्टानों के बीच की जो गैसें होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। जब फैलती हैं तो ये ऊपर की तरफ अगर आए और धक्का दिया इन्होंने तो ये भूकंप का कारण बनती हैं। फिर फॉल्ट, भ्रंश यानी तनाव के कारण। भ्रंश क्यों बनता है? टेंशनल फोर्स, तनाव मूलक बल के कारण धरातल नीचे चट्टानों में जब तनाव होता है तो वो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद भ्रंश का निर्माण करती हैं। और जब ऐसे भ्रंश बनते हैं तो उनमें एक रिफ्ट वैली भी बनती है और एक ब्लॉक पर्वत बनता है। तो ऐसी स्थिति में हलचल पैदा होती है और धरातल पे उसका इंपैक्ट अर्थक्वेक के रूप में पड़ता है। फिर मोड़ यानी फोल्ड, जब कभी कंप्रेसिव फोर्स लगता है चट्टानों में, दो चट्टानें या पृथ्वी या कुछ भी आसपास सामने आया तो उनमें दबाव पड़ता है और वो मोड़ के रूप में बन जाते हैं, तो वहां पर फोल्ड। भारतीय प्लेट हिमालयन प्लेट में, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है और उसके कारण हिमालय में नित नई, हिमालय ऊंचा भी उठ रहा है और बहुत सारा मास नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है और भूकंप के लिए एनर्जी जनरेट करता है। फिर उत्संवलन, अवसंवलन, नीचे से ऊपर की तरफ दबाव या नीचे दबाव खिसक जाना, उसके कारण चट्टानों का नीचे की तरफ धंसना, यानी नीचे से दबाव लगा है, कोई भाग ऊपर उठ गया, उत्संवलन। नीचे का कोई तल खसक गया तो अवसंवलन। फिर मानव द्वारा विस्फोट, बड़े बड़े एक्सप्लोजन करते हैं, माइनिंग्स करते हैं, तोड़ते हैं, परमाणु बमों का यूज करते हैं, तो उसके कारण कंपन होता है। कृत्रिम झीलें हैं, रिजर्वायर्स हैं, भारी मात्रा में पानी का दबाव पड़ता है ऐसे क्षेत्रों में। अगर वो क्षेत्र अर्थक्वेक
प्रोन जोन हो या भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, तो इस रिजर्वॉयर का जो दबाव पड़ता है उसके कारण भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब हम देखते हैं कि ये भूकंप किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूकंप के जो क्षेत्र हैं, वैसे तो भूकंप विश्व के ज्यादातर देशों में ज्यादातर जगहों पर आता है, लेकिन अगर हम एक आंकड़ा निकालें, एक मैप देखें, तो हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी देखेंगे जहां हम निश्चित कर सकते हैं कि यह भूकंप संभावित क्षेत्र है। उसको जानने से पहले हम एक सिद्धांत पे चर्चा करते हैं, समझते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। यानी प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन में क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो अलग अलग छोटी छोटी, पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। जैसे हम अगर प्लेट में बिस्किट रख लें और उसको उल्टा कर दें तो नीचे से जैसे बिस्किट अलग अलग होंगे, वैसे ही ये प्लेट भी होती है। ये प्लेट सख्त होती है और अपने नीचे तरल पदार्थ पर ट्रेवल करती रहती है। कैसे ट्रेवल करती है ये दूसरा विषय है, इसके दूसरे कारण भी हैं। तो ये प्लेटें सामान्य रूप से 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। नासा ने ये बताया है, सॉरी ये अभी तक के भूगर्भ ज्ञान पे डिपेंड है कि 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें। ये प्लेटें मूव करती हैं, मतलब इनमें मूवमेंट हुआ करता है, और जो ये मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के कारण प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। यानी प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्री का पहला है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास पास आती हैं तो वहां पर अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस। ठीक, अभिसरण में क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, छेपित हो जाती है, और अपेक्षाकृत भारी प्लेट वो होती है जिसका कोई भाग लिक्विड फॉर्म में या भारी भार में होता है। तो वो प्लेट क्या होगी, वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी और कुछ नीचे जाने पर उसका भाग क्या हो जाएगा, पिघल के खत्म होने लगेगा। फिर अब ये पिघला भाग ट्रांसफर होगा, कहीं से निकलने का प्रयास करेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में वहां पे क्या बनता है, वहां पे जब प्लेटें पास आएंगी तो वहां फोल्ड बनने की बात आती है, वहां पे मोड़ बनते हैं और उससे मोड़दार पर्वत बनता है। ठीक, मोड़ और मोड़दार पर्वत कहां बनता है, जहां प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, जिसे कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री कहते हैं या अभिसरण क्षेत्रों की प्लेटें कहते हैं, अभिसरण किनारों वाली क्षेत्र प्लेटें। फिर दूसरा, ऐसी प्लेटें जहां जो एक दूसरे से दूर जा रही हो, यानी जहां पे अपसरण हो रहा हो, यानी डाइवर्जेंस हो रहा हो। डाइवर्जेंस में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और नीचे से लावा निकलकर क्या होता है, फैल जाता है और क्या बनाता है, क्रस्ट बनाता है। ऐसी प्लेटें आपको अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में मिलेंगी। मतलब अटलांटिक महासागर के बीच में एक मध्य अटलांटिक कटक है जो आइसलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक विस्तृत है। वहां प्लेटें दूर हटती हैं और जब प्लेटें दूर हटेंगी तो किसका निर्माण होगा, तब प्लेटें अगर दूर हटी तो क्रस्ट बनेगा। प्लेटें पास आई क्योंकि यहां पर कोई क्षय नहीं हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो ठीक है, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, मतलब निर्माणाशील या निर्माणाधीन प्लेट किनारा। फिर तीसरा, अगर कहीं पर प्लेटें ना तो एक दूसरे से करीब आए ना एक दूसरे से दूर जाएं, बल्कि सामने सामने चलें, तो ना तो प्लेट बनी ना खत्म हुई लेकिन बची रही, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव
प्लेट मार्जिन, संरक्षी प्लेट किनारा, जहां पर बनता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेगा संरक्षित प्लेट किनारा। तो ये तीन तरह के प्लेट किनारे होते हैं, यानी जहां पे एक जगह जहां प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक स्थान वहां जहां प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, और एक प्लेस वहां पे जहां पे प्लेटें एक दूसरे से सामने सामने खिसक रही हैं। अब आइए एक फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्र कहां कहां है। छोटा सा फिगर बनाएंगे विश्व का और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्वालामुखी वो सडन घटना होती है कि जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद आपको ये स्थितियां पता ही नहीं लगती हैं कि अब क्या स्थिति होगी, और भूकंप की स्थिति में भी यही स्थिति होती है। तो ज्वालामुखी और भूकंप ये क्या है? ये सडन या शीघ्र होने वाली घटना है। किनारे भी आप देखते रहेंगे, कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां ये प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक इसी के दूसरी तरफ, या यहां पे हम देख लें यूरोप का जो हिस्सा है, अफ्रीका, भारत, इंडोचाइन प्रायद्वीप, ऊपर का हिस्सा स्कैंडिनेवियन कंट्री, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह, साइबेरिया का हिस्सा, और फिर यहां पे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, फिर यहां पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक, बाकी वही क्षेत्र है यहां पे। ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहां पे फॉकलैंड द्वीप, यहां अंटार्कटिका, इंग्लैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप समझ लेते हैं। यहीं पे विश्व में जो ज्वालामुखी हैं उसके तीन क्षेत्र हैं। पहला, परिप्रशांत मेखला। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों भाई भाई समझिए, और सुनामी उसकी बहन। कैसे होगा बताते हैं। दूसरा, मध्य अटलांटिक कटक, और तीसरा में हम अन्य क्षेत्र बांट लेते हैं। ठीक, परिप्रशांत मेखला में लगभग 68% अर्थक्वेक इंक्लूडिंग वोल्केनो ऑल्सो, 21% मध्य अटलांटिक कटक नहीं कहेंगे इसे, मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड अदर एरियाज। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट
या इसे कह सकते हैं हम एक वो पेटी जो महाद्वीपों के बीच से जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हम इन तीनों क्षेत्रों को क्या क्या कहते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कहां से हम इसे समझेंगे। देखिए, पहला ये है प्रशांत महासागर, यहां पे है प्रशांत महासागर, यहां पे है अटलांटिक, यहीं पे है जिसके बारे में मैंने बात की थी डाइवर्जन प्लेट माउंटेन, यानी मध्य अटलांटिक कटक। ठीक, तो प्रशांत महासागर के दोनों तरफ ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। यहां पर प्लेटों का पहला वाला प्रकार, यानी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, इसीलिए यहां पर विश्व के 68% ज्वालामुखी भूकंप पाए जाते हैं। और इतनी भारी मात्रा में यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी, इस क्षेत्र में क्या क्या है, इस क्षेत्र में भूकंप है, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी है, इस क्षेत्र में गहरी खाइयां हैं, इस क्षेत्र में माउंटेन रेंज हैं। तो माउंटेन रेंज, गहरी खाइयां और ज्वालामुखी और भूकंप, तो ज्वालामुखी और भूकंप की सम्मिलित प्रवृत्ति रिंग ऑफ फायर से संबंधित रखती है। भूकंप के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखी यहां पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का और भूकंप का सम्मिलित क्षेत्र। इसके अलावा यहां पर ऊंची पर्वत श्रृंखला जैसे एंडीज, रॉकीज जैसी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। तो रिंग ऑफ फायर विश्व के सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र। यहां भूकंप क्यों आता है, यहां भूकंप आता है प्लेटों के अभिसरण यानी प्लेटों के कन्वर्जेंस के कारण। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन सबका अभिसरण हो रहा है, इसीलिए यहां पर आते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मत फंसिए, बस अभिसरण है इसलिए यहां पर भूकंप आते हैं। दूसरा बेल्ट यानी दूसरी बेल्ट जो है कि विश्व में किन किन क्षेत्रों में भूकंप और आते हैं, इसी के आगे निकलेंगे ये पूरा एरिया। फिर यही आगे यहां पे जुड़ जाती है, तो इसे कहेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहीं पे इसकी एक पेटी यहां आ गई है, जिसे हम कहेंगे अफ्रीकन भ्रंश घाटी। ये दो मुख्य क्षेत्र हैं जो विश्व के तमाम भूकंपों के क्षेत्र हैं। अब देखिए, आपको तुरंत क्लियर हो गया इंडिया का, अब क्वेश्चन आ गया इंडिया का अर्थक्वेक जोन किस भूकंपीय क्षेत्र में है। तो इंडिया का अर्थक्वेक जोन जो है वो मध्य महाद्वीपीय प्लेट या मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र से संबंधित है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट से संबंधित है। तो कहां कहां भूकंप आए, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। उससे ज्यादा कहां आए, परिप्रशांत मेखला में, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। अब यहीं पर एक और बात समझ लेते हैं जो सीधे सीधे भूकंप से संबंधित है। भूकंप का जो कार्य होता है वो होता है पृथ्वी में कंपन पैदा करना, ठीक। लेकिन जब कभी सागरीय भाग के अंदर भूकंपों की तीव्रता होती है, यानी भूकंप जब सागर के अंदर आते हैं और तीव्र यानी अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, 6 या 7 तीव्रता या 8 तीव्रता के भूकंप, तब सागरीय जल उद्वेलित हो जाता है, सागरीय जल ऊपर उठ के तटों की तरफ आता है। तब जो सामान्य ऊंची लहरें आती हैं, यानी सामान्य जो सागरी लहरें होती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाकर थोड़ा और ऊपर उठ के टाइड का काम करती हैं,
उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची और विनाशकारी लहरों का जन्म होता है, जिनकी जो ओरिजिन है वो भूकंपों के कारण होती है। और ये भूकंप कहां आते हैं? ये भूकंप सागर के अंदर आते हैं, और ऐसे भूकंपों के कारण विनाशकारी लहरें सुनामी कहती हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसमें तू सुनामी है, तो सुनामी का मतलब होता है, जो TUS है उसका मतलब होता है बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है लहरें। आपको जापान की 2011 और भारत में 2004 की सुनामी याद ही होगी। 2004 में प्रातः काल का समय था जब सभी ने अखबार, तब इतना कम्युनिकेशन का साधन था नहीं, सुबह जब देखा तो भारत का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, नागपट्टनम द्वीप पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। श्रीलंका समेत 10 देशों पर इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। 2011 की सुनामी सेंदाई और फुकुशिमा का जो इलाका था वो बहुत प्रभावित हुआ था। 2004 की सुनामी से ज्यादा डिजास्टर सुनामी 2011 की जापान की थी। कारक दोनों का क्या है? समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप। भारत में ऐसी स्थिति इसलिए आई थी क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, यानी अगर ये भारत है, यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय प्लेट जो है वो बर्मन प्लेट के नीचे सबमर्ज्ड होती है, और वहां पर सुनामी का जन्म होता है, या कह सकते हैं भूकंप, अर्थक्वेक का जन्म होता है। तो अर्थक्वेक के कारण वहां पर सुनामी लहरें आती हैं, और उनमें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भारी तबाही मचाई। तो हमने बात की किस पे? हमने बात की अर्थक्वेक और सुनामी पे। हम पढ़ रहे हैं डिजास्टर। डिजास्टर में क्या बात की हमने कि 2 तरह के डिजास्टर मान लिए हमने। एक मान लिया एंडोजेनेटिक फोर्सेस वाले डिजास्टर, एक मान लिया एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वाला डिजास्टर। एंडोजेनेटिक में किसको हमने माना कि जो धरातल के अंदर के प्रभावों से उत्पन्न होते हो, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। फिर एक्सोजेनेटिक में हमने माना जो धरातल के ऊपर आते हो, जिन्हें हम चक्रवात कहते हैं, जिन्हें हम भूस्खलन कहते हैं, जिन्हें हम हिमस्खलन कहते हैं यानी एवलांच कहते हैं, जिन्हें हम बाढ़ कहते हैं, जिन्हें हम सूखा कहते हैं। ये सभी जो कार्यक्रम थे वो कहां होंगे? वो धरातल के ऊपर होंगे। इसके पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अर्थक्वेक और सुनामी। अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, या उसी वोल्केनो के साथ ही हम पढ़ेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण आने वाले जो डिजास्टर्स हैं, जो हैजार्ड्स हैं, उन हैजार्ड्स, उनका डिजास्टर्स इफेक्ट और उनको मिटिगेट करने के लिए क्या प्रोसेस है। ज्वालामुखी हम बाद में पढ़ेंगे। भूकंप के लिए अभी कोई भी ऐसी जो युक्ति है या आइडिया है या ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो पहले बता सके कि भूकंप आने वाला है। लेकिन हम जो प्रोन एरिया में या ऐसे क्षेत्रों में स्टडी करके ये देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में धरातल के नीचे प्लेटों की गति की क्या रफ्तार है, प्लेटें कैसे गति करती हैं और भूकंप आता है। जैसे भारत में क्या स्थिति है, स्पेशल रेफरेंस की बात करें अगर, तो इंडिया में जो इंडिया का जो क्षेत्र है यानी भारत और यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट और इंडिया दोनों का देखते हैं। यहां पे है हिमालय और यहां पे है ईयू प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यहां पे है इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ इस दिशा में, यानी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में या ईस्ट दिशा में गति कर रही है। और इंडियन प्लेट जो है विच इज हैवियर देन यूरेशियन प्लेट, सो इंडियन प्लेट इज सबमर्जिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट, और इसी कारण हिमालय भी अपलिफ्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे अभिसरण क्षेत्र हो वहां पे फोल्ड बनते हैं, और हिमालय क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, न्यूएस्ट माउंटेन है, यंग माउंटेन है। तो इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्जेंस ही भारत में आने वाले हिमालयन रीजन के अर्थक्वेक का कारण है। जो एक अन्य रीजन मैंने बताया था, अन्य क्षेत्र, उस अन्य क्षेत्र या अन्य कारणों में फॉल्ट की भी हमने बात की थी। भारत में ऐसा माना जाता था कि जो दक्षिण भारत है वो भूकंप से रहित है, यहां भूकंप नहीं आता। लेकिन लातूर, कोयना और जबलपुर के भूकंपों ने, इस भुज के भूकंप ने इस बात को सोचने में हमें विवशता लाई कि हम सोचें कि जब ये प्लेट, ये एरिया प्लेट मार्जिन्स के नहीं है तो यहां भूकंप क्यों आता है। तब एक नई थ्योरी आई, एक नई सोच आई
कि इन क्षेत्रों में जो भूकंप है वो भ्रंश के कारण आते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में धरातल के नीचे कुछ भ्रंश थे। कुछ भ्रंश का मतलब एक ऐसा क्षेत्र था जहां नीचे फ्रैक्चर मौजूद हो, जहां नीचे चटकन मौजूद हो, और इस चटकन के कारण जो धरातल के नीचे की ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ पहुंच पाती है और ऊपर के धरातल को कंपन करा देती है। तो उत्तर भारत के भूकंपों का कारण क्या है? भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाना, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो भूकंपों का कारण है वो है फॉल्ट्स यानी भ्रंश। नेक्स्ट टॉपिक में हम वॉल्केनो पढ़ेंगे और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण, प्रोसेस के कारण होने वाले दूसरे हैजार्ड्स।